नमस्कार। सबसे पहले तो आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती का दिन है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के का जन्मदिन है। आज पूरा देश बापू के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। मैं भी आज एक ऐसे प्रोग्राम में बाराबंकी शामिल होने गया था। मैं चरखा चलाता हूँ 1986 से। मेरे पास एक पोर्टेबल बुक चरखा है जो सूरत में ही सिर्फ खादी आश्रम की दुकान पर मिलता है। हर 2 अक्टूबर को आप मेरे फेसबुक पेज की पोस्ट से पता कर सकते हैं या देखेंगे आप। हर 2 अक्टूबर को मैं जिस जिस ज़िले में रहता हूँ उस ज़िले के खादी आश्रम में जाकर थोड़ी देर चरखा चलाता हूँ। आज दिन भर के कार्यक्रम में मैं वहीं बाराबंकी था, लौट कर आया और आज आपसे वादे के मुताबिक मनीष गुप्ता का जो गोरखपुर में मर्डर हुआ उसके बारे में आपसे बात करूंगा। ये बात 27 सितंबर 2021 की है। दिन था सोमवार। 3 दोस्त, एक कानपुर नगर के बर्रा थाने के जनता नगर निवासी मनीष गुप्ता थे जिनकी उम्र 36 वर्ष थी। उनके साथ उनके 2 दोस्त जो गुड़गांव के रहने वाले थे, गुरुग्राम के। एक का नाम प्रदीप कुमार जिनकी उम्र 32 वर्ष, दूसरे का हरवीर जिनकी उम्र 35 साल। ये लोग अपने किसी व्यापार और घूमने के सिलसिले में सोमवार को वहां पहुंचे। वहां इनका एक लोकल दोस्त सीकरीगंज में रहता है, चंदन सैनी। उससे संपर्क किया, शाम को कहीं खाना पीना हुआ और फिर उसी के रिकमेंडेशन पर रामगढ़ ताल का जो क्षेत्र है तारामंडल, वहाँ के कृष्णा पैलेस होटल में ये तीनों चेक इन कर गए। तीनों वहीं रुक गए। पहले आप घटना को पूरा समझ लें कि जो उपलब्ध जानकारी नेट पर है, अखबारों में है, उससे घटना हुई क्या थी। एक बार आप घटनाक्रम आपके दिमाग में आ जाएगा तो आपको खुद ब खुद सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या रहा होगा। कमरा नंबर 512 इनको अलॉट किया गया। ये तीनों उसी कमरे में सोए, डबल बेड लगा हुआ था। खाना वाना खा के आए थे, इसलिए शायद जल्दी सो गए। 12:04 में रात में इनकी डोरबेल बजी। हरवीर ने उठ के दरवाज़ा खोला। सामने देखा 5-6 पुलिस वाले हैं। वो सब धड़धड़ा के भीतर आ गए। तब तक प्रदीप की भी आंख खुल गई, लेकिन मनीष गुप्ता सो रहा था। उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी आईडी दिखाइए। हरवीर ने कहा कि साहब सारी आईडी, उसकी फ़ोटोकॉपी नीचे रिसेप्शन पर है। इस पर किसी पुलिस वाले ने बदतमीजी की। इन्होंने डर के अपनी आईडीज़ निकाल दी। उलट पलट के आईडीज़ को देखा, ये पता है वो पता है, पूछा उनसे। फिर उससे कहा कि वो जो सो रहा है उससे भी कहो अपनी आईडी दिखाए। हरवीर ने मनीष को जगाया और कहा पुलिस आई है, अपनी आईडी दे दो। एक तो वो नींद में था और जैसा आरोपित है कि उसने शराब भी पी रखी थी, वो शायद हड़बड़ी में उठा होगा। उसने अपनी आईडी दी, उसकी भी आईडी देखी। जो पूछताछ आईडी को देख के करनी थी वो उन्होंने कर ली। उसके बाद आप लोग अपना अपना सामान खोलिए, ऐसा हुक्म दिया जो पुलिस वाले आए थे। जो लोग साथ में आए थे वो एक एक करके उनकी अटैची, बैग जो भी था वो देखने लगे। मनीष ने इसका विरोध किया। मनीष ने कहा कि आप लोगों का व्यवहार ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग आतंकवादी हैं। हम अपनी आईडी, अपना नंबर, सेल नंबर सब नीचे देकर आए हैं। उस समय किसी पुलिस वाले ने उसको धक्का दिया, गाली दी और धक्का दिया, जिससे वो बेड पर ही गिर गया।
बाकी दोनों को डर लगा क्योंकि गालियां लगातार दे रहे थे। प्रदीप और हरवीर ने अपने सामान चेक करा लिए। उसके बाद पुलिस ने उसको मनीष को कहा कि तुम अपना सामान नहीं चेक कराओगे। फिर वही गाली पकड़ जो पुलिस या अंदाज था वो देना शुरू किया। उसने फिर विरोध किया। उसके बाद कमरे के भीतर जो आई विटनेस अकाउंट तो कोई था नहीं, कमरे के भीतर जो कुछ हुआ उसके बारे में जो अखबारों में छपा है, कुछ चिल्लाने की आवाज़ हुई और करीब 15 मिनट बाद मनीष को घसीटते हुए वो सारे पुलिस वाले लिफ्ट तक ले आए। लिफ्ट से उसको नीचे ले गए, पुलिस की गाड़ी में बिठाया और इसी बीच जो एक आई विटनेस है हरवीर, उसका एक वीडियो नेट पर पड़ा हुआ है जिसमें उसने बताया कि इसी बीच उसने अपने दोस्त दुर्गेश बाजपेयी जो कानपुर के रहने वाले हैं उनसे बात की और ये भी कहा कि पुलिस वाले आए हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। इसी में किसी पुलिस वाले ने उसका फ़ोन छीनने की गरज से उसे जोर का धक्का दिया और उसका सिर संभवतः दीवार में लड़ गया। उसके बाद क्या हुआ ये न तो हरवीर ने बताया न प्रदीप ने बताया। जीप से उसे लेके छात्र संघ चौराहे के पास मानसी हॉस्पिटल है, वहां ले गए। डॉक्टर्स ने देखा और ये कहा कि इसकी स्थिति गंभीर है, इसको बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाइए। वहीं पर पुलिस वालों में वहां के इंस्पेक्टर भी थे और चौकी इंचार्ज भी थे, बाकी उनके हमराही सिपाही जो होते हैं वो थे। उन्होंने फौरन एक एम्बुलेंस मंगाई। एम्बुलेंस पे मनीष को, जो एम्बुलेंस में एक अटेंडेंट होता है, एक ड्राइवर होता है, मनीष को उसी एम्बुलेंस में रख दिया। दोनों दोस्त भी नीचे आ गए पीछे पीछे, वो भी मानसी तक गए। मानसी पर उन्होंने कहा कि साहब हम लोगों को एम्बुलेंस से जाने दीजिए और किसी को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में फ़ोन कर दीजिए ताकि इसको सही आदमी देख ले कि क्या समस्या हो गई। लेकिन उन दोनों को, प्रदीप और हरवीर को, एम्बुलेंस पर बैठने से मना कर दिया गया। साथ में कोई पुलिसकर्मी भी नहीं गया, ऐसा उद्धरण नेट पर उपलब्ध है। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने मनीष को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में किसे दिया, किसको दिखाया, कहाँ छोड़ा, इसके बारे में भी कोई उल्लेख कहीं पर नहीं है। रात में 2:30 बजे जिस डॉक्टर ने देखा होगा, 2:30 बजे के आसपास उसने इंस्पेक्टर राम गढ़ताल JN सिंह को फ़ोन किया और उससे कहा कि आपने जो मरीज मानसी हॉस्पिटल से भेजा था उसकी डेथ हो गई। मेमो मैं थाने पर भिजवा रहा हूं, आगे की कार्रवाई करें। पुलिस ने फौरन कानपुर में उसके परिजनों को बता दिया कि ऐसा ऐसा हो गया है, उसकी कुछ तबीयत खराब थी, उसकी डेथ हो गई, आप लोग आ जाइए। उसकी पत्नी मीनाक्षी, मैं ये बता दूं कि 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी और 3.5-4 साल का एक बच्चा भी है उसको। 4 या 5 साल पहले शादी हुई थी और एक बच्चा भी है, बेटा है। वो अपने पिता यानी मनीष के ससुर नंदकिशोर गुप्ता के साथ सीधे बीआरडी मेडिकल कॉलेज आई। वहां उसने पूछा कि मुझे लाश देखनी है अपने पति की। उसने देखा कि वहां बहुत बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी के लोग तैनात हैं। बड़ी मुश्किल से वो अपने पति को वहां जाकर देख पाई और उसी के हवाले से एक बयान और छपा है कि इससे भी ज़्यादा फोर्स कृष्णा पैलेस होटल में और रामगढ़ थाने पर इकट्ठा थी। आदमी कोई नहीं था, सिर्फ फोर्स ही दिखाई दे रही थी, जिससे उनके मन में शंका उत्पन्न हुई। 27 सितंबर दिन सोमवार पूरा निकल गया। दोपहर में 10-11 बजे ये लोग आ गए। दिन था मंगलवार। रात में 9 बजे बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे डीएम विजय किरण आनंद और एसएसपी विपिन टाडा और उनके परिजनों से बातचीत शुरू की।
लगभग 3 घंटे उनके परिजनों से बात हुई। मंगलवार यानी अगले दिन, तारीख यानी 28 सितंबर रात में 9 बजे से बातचीत शुरू हुई। इसी बीच में मीनाक्षी यानी मृतक की पत्नी गुस्सा के बाहर आई और वहीं बाहर धरने पर बैठ गई। फिर पुलिस के कुछ अधिकारी आए, समझा बुझा के उसे फिर भीतर ले गए। वहां पर कुछ तय हुआ जिसकी वजह से मीनाक्षी ने तहरीर बदल दी और 3 पुलिसकर्मियों को नामजद और 3 अज्ञात, नाम पता अज्ञात पुलिसकर्मियों के नाम उसमें लिखाए। जिनको नामजद कराया वो हैं जगत नारायण सिंह, इंस्पेक्टर रामगढ़ ताल, वहीं के चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा और एक अन्य पुलिसकर्मी विजय यादव, और 3 अन्य को नामजद करा दिया गया। ये हुई पूरी घटना और उसका सीक्वेंस। 500-400 के आसपास खबरें, रिपोर्ट दुनिया भर की मिला के सब देखने के बाद 3 चीज़ें इस पूरी घटना में क्लियर नहीं हो पाई, मुझे भी नहीं हो पाई। पहला, कमरे की तलाशी किसके आदेश पर, किस लिए और क्या ढूंढने के लिए की गई, यह कहीं स्पष्ट नहीं है। दूसरा, पोस्टमार्टम हाउस, रामगढ़ थाने और होटल पर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस क्यों रखी गई, क्या खतरा था, क्या वजह थी। और तीसरा, सोमवार की घटना, रात में 12:30 बजे, 2:30 बजे उसकी मृत्यु की सूचना आ गई, लेकिन मंगलवार को भी बहुत रात तक, 9 बजे तो ये लोग आए, अधिकारी लोग 3 घंटे बाद किए, 12 बजे के आसपास FIR लिखी गई। FIR लिखने में इतनी देरी क्यों हुई, जबकि परिजन सब 10-11 बजे पहुंच गए थे। ऐसा क्या था कि FIR नहीं लिखी जा रही थी। पहला बिंदु जो ये था कि किसके आदेश से, किस लिए और क्या ढूंढने के लिए तलाशी की गई। उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस ये बता दूं कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, इन 2 दिनों पर पिछले बहुत सालों से हर जिले के होटल, सराय, ढाबे, धर्मशाले, मुसाफिर खाने, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मॉल्स की तलाशी ली जाती है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जाता है, स्नाइपर डॉग्स जाते हैं और रात में लोगों को, और ये इस बात को सब लोग जानते हैं। कहीं कहीं तो होटल पहले ही वार्न कर देते हैं कि देखिए रात में तलाशी होगी, कल 26 जनवरी है या 15 अगस्त है। मेंटली सब प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि ये होता ही है। तमाम ऐसी घटनाएं पहले हुई हैं, आतंकवादी घटनाएं खासकर, जिनको प्रिवेंट करने के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये तलाशी नियमित होती है, हर वर्ष होती है। दूसरा, प्रेसिडेंट विजिट, PM विजिट या CM के विजिट पर इस तरह की तलाशियां ली जाती हैं, क्योंकि तब सेंट्रल एजेंसीज जो खतरे का आकलन करती हैं, खतरे का मूल्यांकन करती हैं, और स्टेट्स को जहां ऑनरेबल प्रेसिडेंट या माननीय प्रधानमंत्री जी की विजिट होती है, उन स्टेट्स को बताती हैं कि ये करना चाहिए, जिसमें होटल, ढाबे, सराय, धर्मशाले, इन सब की चेकिंग का उल्लेख रहता है। कारण फिर वही है, दोनों ही सबसे बड़े पद हैं देश के, और उनकी सुरक्षा किया जाना नितांत आवश्यक है। ये भी चेकिंग हर शहर में जहाँ जहाँ उनकी विजिट है, सारे होटल्स में कराई जाती है। ठीक भी है, इसका कभी किसी ने प्रतिकार भी नहीं किया। तीसरी सिचुएशन ये होती है कि देश में कहीं बड़ी आतंकवादी घटना हो जाए तो केंद्रीय एजेंसीज अलर्ट रिलीज करती हैं, अलर्ट घोषित करती हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो केंद्र की हैं, स्टेट्स को भेजती हैं, और स्टेट्स उसका पालन करती हैं कि अगर कहीं रेलवे में कुछ हुआ है
तो रेलवे ट्रैक ज़रूर देखा जाए, रेलवे स्टेशन ज़रूर देखा जाए, बस स्टैंड ज़रूर देखा जाए। और अगर कहीं किसी जगह से कुछ आतंकवादियों के भारत में घुसने की सूचना होती है, तब भी ये अलर्ट आता है, तब होटल, ढाबे, धर्मशाले, मुसाफिर खाने, इन सब की चेकिंग की जाती है। ये सिचुएशन सेकंड थी। थर्ड सिचुएशन होती है वो लोकल लेवल पर। किसी ज़िले में अगर कोई बहुत ही गंभीर आपराधिक घटना हो जाए तो रेंज के डीआईजी या जोन के आईजी/एडीजी होटल्स की, धर्मशाले की, इन सब की चेकिंग कराते हैं कि ये अपराध करने के बाद कहीं अपराधी किसी होटल इत्यादि में रुक न गए हों। कभी कभी वो एसपी या एसएसपी अपने स्तर से कराते हैं और कभी कभी रेंज के डीआईजी या जोन के एडीजी भी कराते हैं। ये 3 सिचुएशन ऐसी हैं जो कि जिसके बारे में सभी पुलिसकर्मी जो फील्ड में तैनात हैं वो जानते हैं कि ये सिचुएशन ऐसी हैं जिन पर पुलिस चेकिंग करती है, सारे होटलों में करती है, किसी एक कमरे की नहीं करती है। तो ना तो वहाँ 26 जनवरी था, ना 15 अगस्त थी, ना किसी वीवीआईपी का, जो हमारी स्पेशल प्रोटेक्टी हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, किसी की विजिट। माननीय मुख्यमंत्री जी का बराबर आना जाना होता होगा, इसलिए होता है वहाँ पर, इसलिए हो सकता है रेगुलर, लेकिन इतना ज़्यादा आना जाना है कि हमें नहीं लगता कि हर बार होटलों की चेकिंग की जाती होगी। अगर की भी जाती है तो उनके रुकने या कार्यक्रम के स्थान के आसपास ज़रूर की जाती होगी। चौथी और लास्ट सिचुएशन है जो पुलिस के कारनामे की सिचुएशन है। बीट के जो कांस्टेबल्स होते हैं या बीट के जो एसआई होते हैं वो होटल के कर्मचारियों से साठ गांठ करते हैं। उनसे ये कहते हैं कोई लड़का लड़की अगर भाग के किसी कमरे में आए तो इसकी सूचना ज़रूर दे देना। कोई बड़े हीरे जवाहरात के व्यापारी, सोने चांदी के व्यापारी अगर आए तो चुपचाप हमें फ़ोन करके बता देना। रात में होटल चेकिंग के नाम पर ये घुस जाएंगे, चाहे वो वेटर को सेट किया हो उन्होंने, चाहे रिसेप्शन में किसी को सेट किया हो, चाहे चौकीदार को सेट किया हो, लेकिन अचानक ये सब उसी कमरे में घुसेंगे जिसके बारे में सूचना होगी। अगर लड़का लड़की मिल गए तो समझिए काम उनका बन गया। मोबाइल से दोनों की फ़ोटो खींचेंगे, दोनों का वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ की रहने वाली हो, यहाँ कैसे आई, किस काम से आई। फिर उससे कहेंगे कि ठीक है अपने माँ बाप का नंबर बताओ, मैं अभी उनसे पूछ लूँगा कि तुम लोग यहाँ उनकी जानकारी में आए हो कि बिना जानकारी में आए हो। अगर दोनों घर वालों की बताए बिना वहाँ आए हैं, आप समझ सकते हैं क्यों वहाँ आए होंगे, तो वो रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, जाने की जिद करेंगे, कहेंगे साहब किसी से बात मत करिए, और एवज में पूरी जेब उनकी खाली हो जाएगी। एक नियमित हमारे किस्सा गोई परिवार के श्रोता हैं पंजाब से, मैं उनका नाम का उल्लेख नहीं करूंगा, सुनते वो भी हैं और सुन भी रहे होंगे। बहुत ही डिटेल मेल उन्होंने भेजी थी। वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वहाँ से अपनी फिएंसी को अपना घर पंजाब में दिखाने ले आए। वो और उनकी फिएंसी रात में किसी होटल में चेक इन किया उन्होंने, एक ही कमरे में दोनों ने चेक इन किया। जैसे ही सोने की तैयारी हुई वैसे दरवाज़ा खटखटाया गया। पंजाब पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही आ गए। उन्होंने बताया कि मैंने बताया ये मेरी फिएंसी है। बोले कुछ नहीं, आप मैरिज सर्टिफिकेट लाइए। तो उनका साहब शादी नहीं हुई, मैरिज से तो आपको अलग अलग कमरे में रहना चाहिए था, एक कमरे में कैसे दोनों लोग हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि आपको थाने चलना होगा, हम आपका वेरिफिकेशन करेंगे। वो घबरा गए कि थाने गए, मान लिया इन्होंने कुछ लिखा पढ़ी कर दी तो हमारा पासपोर्ट विथहोल्ड हो जाएगा और मैं और मेरी फिएंसी जो है ये बाहर नहीं, फिर वापस ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाएंगी। और फिर उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। उन्हें कितना पैसा देना पड़ा, मेल में उन्होंने लिखा था। तो कमोबेश, वो पंजाब की बात बता रहे थे, पंजाब पुलिस की, कमोबेश हर जगह की यही हालत है।
लड़का लड़की मिल भर जाएं और सूचना देने वाले वही होटल का स्टाफ। अगर व्यापारी, बिल्डर, सोने चांदी हीरे के व्यापारी की सूचना सटीक मिल गई, ये घुस जाएंगे उसके कमरे में। इसका बिल लाओ, इस पे टैक्स भरा है कि नहीं भरा है, इनकम टैक्स वालों को बुलाता हूँ, थाने पर चलना होगा। इस तरह की 4-6 धमकियाँ सुनने के बाद सोचता है जो भी व्यापारी होगा कि कौन झंझट में पड़ेगा, बदनामी अलग से होगी, तो फिर वो अपना मोल तोल करके मामले को रफा दफा कराता है। इसी के लिए वो आए होते हैं। अब तो इस मनीष गुप्ता के इस कांड की सीबीआई जांच के आदेश सरकार ने कर दिए हैं। सीबीआई आएगी तो इस पहलू पे सबसे पहले जांच करेगी। कोई भी बड़ी एजेंसी होगी, सीबीआई तो सबसे बड़ी एजेंसी है देश की, कि ये कौन सूचना थी, सूचना का नेचर क्या था, किसने ये सूचना रिसीव की थी, किसने इंस्पेक्टर के पास ट्रांसमिट की थी। किसी ने बिजनेस राइवलरी में की थी, किसी ने केवल तंग करने के लिए की थी, या पुलिस सुओ मोटो अपनी खुद की सूचना बनाकर वहां पहुंच गई थी। ये तलाशी सारे होटलों की थी, या सिर्फ उसी होटल के सारे कमरों की थी, या फिर सिर्फ रूम नंबर 512 की थी। जहां तक जो सामग्री उपलब्ध है नेट पर, उसके हिसाब से सिर्फ एक रूम यानी रूम नंबर 512 की ही तलाशी उस दिन ली गई थी। दूसरा बिंदु जो क्लियर, पहला बिंदु ये था कि तलाशी क्यों की गई, किसके आदेश पे की गई, क्या समझ के की गई, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन कैसी थी, ये कहीं नहीं है। हो सकता है कोई चीज़ ऐसी हो जो नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट की हो, उसका बताया जाना संभव न हो, लेकिन सीबीआई को बताना ही पड़ेगा। जब सीबीआई पूछेगी तो ज़रूर उनको बताना पड़ेगा कि किस नेचर की इंफॉर्मेशन किसने रिसीव की थी और किसको ट्रांसमिट की थी। दूसरी बात, इतनी फोर्स क्यों लगाई गई? फोर्स के लगाने की जो सिचुएशन होती है वो ये होती है कि किसी की मृत्यु पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाने, या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन गड़बड़ न हो जाए, इसके लिए प्रिवेंटिव फोर्स लगाई जाती है। पोस्टमार्टम हाउस पे भी लगाई जाती है, थाने पर भी लगाई जाती है, या जहाँ उनका घर है या जहाँ उनके लोग रहते हैं वहाँ पर भी लगाई जाती है। दूसरा ये है कि कोई कम्युनल एंगल हो, ऐसा लगे कि भाई एक आदमी मरा है तो दूसरी कम्युनिटी या उसी कम्युनिटी के ढेर सारे लोग इकट्ठा हो सकते हैं। कोई वीआईपी हो जिसके फॉलोअर्स बड़ी संख्या में वहां आ सकते हैं, इसलिए फोर्स लगा दी जाए। लेकिन इस केस में तीनों लोग बाहर के थे। मृतक था वो कानपुर का था, उसका तो 2, 4, 6 से अधिक यहां दोस्त या सपोर्टर हो ही नहीं सकते थे। न मृतक किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड था कि उस पार्टी के लोग आ जाएं और पुलिस को उनसे जद्दोजहद करनी पड़े। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिन सिचुएशंस में ये इतनी फोर्स वहां लगाई जाती है। इसमें भी सिर्फ एक कारण मेरी समझ में आ सकता है कि तीनों जगह पर क्या कार्रवाई की जा रही है उसकी शुचिता और गोपनीयता भंग न हो, इसके लिए पुलिस ने इतनी ढेर सारी फोर्स लगाई थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था जिसमें गोपनीय हो। अगर बताया जाएगा तो यही बताया जाएगा, बाकी आप समझ सकते हैं कि क्यों इतनी फोर्स लगाई गई होगी। तीसरा बिंदु जो इस पूरे घटनाक्रम में जो उपलब्ध है उसमें जो क्लियर नहीं हुआ था, जो मैंने आपको बताया कि एफआईआर में इतनी देरी क्यों हुई। इसका स्पष्ट कारण यही हो सकता है कि पुलिस अपने लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखने को कतई तैयार नहीं हो रही थी। ऐसे में एसएसपी को इंटरवीन करना था, तुरंत एफआईआर लिखने के आदेश अपने स्तर से कर देने थे। वो हो सकता है उसमें कुछ दूसरे लोगों का नाम लिखा दिया गया हो जिसको हटाने के लिए पुलिस जिद कर रही थी, तो वो जिसको भी लिखाना चाहती लिखवा देती। एफआईआर लिखाना उसका अधिकार है, विवेचना करना पुलिस का अधिकार है। और
50 लोगों के खिलाफ छोटी सी इंसिडेंट का अगर कोई FIR लिखाएगा तो विवेचना में क्लियर होगा कि नहीं साहब, इसमें 2 ही आदमी थे, इसमें 1 ही आदमी थे, बाकी नामजदगियाँ गलत हैं। इतनी छीछा लेदर कराने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि FIR कोई कैसी भी लिखाए, इन्वेस्टिगेशन में 3 जगह स्क्रूटनी होती है। एक फर्स्ट सुपरवाइजरी लेवल सर्किल ऑफिसर के यहाँ, उसके यहाँ स्क्रूटनी होती है कि भाई इसमें कैसे आपने आरोपित कर दिया, कैसे इनको मुलजिम बना दिया, लिखाया गया था, ये मौके पे थे कि नहीं, ये चीज़ें आपने देखी कि नहीं देखी। दूसरा SP सिटी होता है या देहात के क्षेत्र में SP रूरल होता है, वो भी इसकी स्क्रूटनी करता है। फाइनल जो उसमें जो हर महीने उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो SSP के पास जाती है। अगर वहाँ से भी कुछ गलत हो गया या वहाँ से भी कोई चूक हो गई तो कोर्ट भी स्क्रूटनी करता है। तो FIR लिखने के आदेश हो गए होते, इतनी लेवल्स हैं, सब जगह स्क्रूटनाइज हो गया होता, लेकिन ऐसा लगता है कि हर स्तर पर ये रजिस्ट हुआ कि इसमें पुलिस वाले हैं, इनके खिलाफ FIR नहीं होनी चाहिए। DM और SP का जो वीडियो वायरल, जिसके बारे में लगभग सभी हमारे किस्सा गोई के मित्रों ने पूछा है कि साहब ये तो बहुत गलत है, ये ऐसा है वैसा है, आप फिर से एक बार उसको देखिए। DM और SSP उसके परिजनों को, संभवतः उसकी पत्नी को समझा रहे हैं, समझाने का काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर रहे हैं, और SSP वो उनकी हामी भर रहे हैं, हाँ हाँ ये है, इसमें टाइम लगेगा, इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारी बातें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विजय किरण आनंद कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विपिन टाडा को मैं बहुत ही क्लोजली मैंने मॉनिटर किया है। जब मैं DIG रेंज बरेली था तो ये मुरादाबाद रेंज के ज़िले अमरोहा में SP था, नया लड़का है, और मुरादाबाद रेंज और बरेली रेंज दोनों ही बरेली जोन में पड़ता है। जोन हेडक्वार्टर पे लोग अमरोहा से आते थे। अमरोहा से लोग आते थे जोनल मीटिंग में, और SP जो अमरोहा का था, ये विपिन टाडा, ये भी आते थे, और ये बहुत ही वेल मीनिंग और प्रोफेशनल पुलिस अफसर, साइलेंट रहने वाला, बहुत इधर उधर की बात ना करने वाला, बहुत ही प्रोफेशनल अफसर है। इतने दिनों में ये बहुत लंबे हमारे समय से, हमारे समझ से ये 1.5 साल वहाँ SP रहा है। इतने लोग आए होंगे अमरोहा के जो वहाँ तक आए, ADG साहब के पास बरेली, अगर वो नहीं मिले मेरे पास आ गए अपनी बात कहने के लिए कि साहब मेरी एप्लीकेशन जोन कार्यालय तक भिजवा दीजिएगा। तो किसी ने भी कभी इसके लिए कोई नेगेटिव बात नहीं कही। जो लोग अमरोहा के रहने वाले हैं, कई लोग हमारे किस्सा गोई परिवार के अमरोहा के भी हैं, वो भी इसके बारे में प्रकाश डाल सकते हैं कि इतने दिनों अमरोहा में SP रहे, कभी इसके बारे में कोई बात नेगेटिव नहीं पता लगी। वहाँ वो किस दबाव में था या DM की बात, कही हुई बात को क्यों हामी भर रहा था, ये मैं अब तक नहीं समझ पाया, क्योंकि उस अधिकारी को नए बैचेस के पुलिस ऑफिसर्स में मैं आज भी बहुत ही कॉम्पिटेंट अधिकारी मानता हूँ। लेकिन वहाँ ऐसा क्या हो गया कि वो और DM दोनों मिलके उसको समझा रहे हैं, FIR न करने या मुकदमा न लड़ने की सलाह दे रहे हैं, ये बिल्कुल मेरे समझ के परे है। अब ये 3 बातें हो गई जो स्पष्ट नहीं हैं, तीनों के कारण का निवारण मैंने बताया क्या हो सकता है इसमें। अब बात आई PM रिपोर्ट की। PM रिपोर्ट में कुल 4 चोटें हैं, जिनमें से एक ब्रूज्ड कंट्यूजन स्वेलिंग ऑफ 5 × 4 सेंटीमीटर्स। देखिए PM रिपोर्ट भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, कैसे आई, क्यों आई, ये तो CBI के और बाकी लोगों के जांच का विषय है। मैंने भी देखा, उसमें 4 चोटों का जिक्र है। एक तो ये 5 × 4 सेंटीमीटर लंबा, दूसरा ब्रूज जो है वो 3 × 2 सेंटीमीटर लंबा। 4 चोटें लगी हैं, एक सिर के ठीक बीच में, दूसरी कलाई में, तीसरी दाहिने हाथ पे और चौथी भौं के ऊपर।
जिस रूम में ये सब हुआ था, ये रुके थे, उसकी भी वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, अगर ये उसी की रूम है, क्योंकि मीडिया वाले तो किसी दूसरे रूम को भी ये बता सकते हैं कि इसी रूम की है, लेकिन जो दिखाया गया है जिसमें पुलिस अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं, अगर वो सही है तो इतने छोटे से कमरे में पुलिस वालों की उपस्थिति में कोई अगर गिर भी गया पलंग से तो इस तरह की चोटें संभव नहीं हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह ने सबसे पहले यही कम्युनिकेट किया कि साहब तलाशी के समय वो पलंग से गिर गया, जिससे उसको चोट आ गई और बाद में उसकी मौत हो गई। इसका भी नीर छीर विश्लेषण हो जाएगा, सही सही पता लग जाएगा, क्योंकि सीबीआई इस तरह की घटना जिसमें वो इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर करती है, सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करती है, उसी हाइट वेट का एक पुतला बनाया जाता है, उन लोगों से जो संबंधित लोग हैं उनकी उपस्थिति में पूछा जाता है कहाँ रखा था, कैसे गिरा, फिर उसको गिरा के और उस तरह से देखा जाता है चोटें कहाँ कहाँ आएंगी। उससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये चोटें उसको पलंग से गिरने से आई हैं या फिर कोई ज़बरदस्ती चोट पहुंचाने के कारण ये आई हैं। किस्सा गोई परिवार में भी बहुत ढेर सारे डॉक्टर्स हैं जो अपनी टिप्पणियां दिया करते हैं। सोशल मीडिया पर पीएम रिपोर्ट उपलब्ध है, वो भी अगर मेरा ज्ञानवर्धन करेंगे तो मैं थोड़ा और कन्फर्म हो जाऊंगा। ये सारे डाउट्स जो जिनके बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं है मैंने आपको बता दिया, सीक्वेंस ऑफ इवेंट भी आपको बता दिए। अब फाइनल ये है कि हुआ क्या होगा उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन आप ये समझ लें कि मैं तो केस का आईओ नहीं हूं, न मैंने सीन ऑफ क्राइम विजिट किया है, ना ही गोरखपुर के किसी अधिकारी या कर्मचारी से मेरी बात हुई है। मैं भी उतना ही जानता हूं जितना आप जानते हैं जो मीडिया में उपलब्ध है। कोई ऐसा सोशल मीडिया साइट नहीं है जिसमें इस घटना का उल्लेख अपनी अपनी तरह से न किया गया हो। मेरी समझ में जो मैं रिक्रिएट कर पा रहा हूं, जो मेरा अंदाज़ा है या जो मैं विजुलाइज कर पा रहा हूं, वो होना ये चाहिए कि जेन्युइन सोर्स से मिली हुई सूचना हो या खुद की सूचना हो या मेलाफाइड इंटेंशन से पाई गई सूचना हो। इंस्पेक्टर जेएन सिंह अपने 5 दूसरे कर्मियों को लेके दरवाजे पे नॉक किया, उन्होंने घुस गए भीतर। 2-4 मिनट की बातचीत से शक्लो सूरत से उनको लग गया कि ये बिजनेसमैन है, प्रॉपर्टी डीलर हैं, घड़ियाँ चेन ये सब पहनने का शौक़ रखते हैं और इनकी नज़र बहुत तेज़ होती है। इस फील्ड के जो माहिर पुलिस वाले हैं उन्हें लगा कि इनसे कुछ प्राप्त हो जाएगा। पहले आईडी की बात की, फिर उसके बाद सामान खुलवाया। सामान खुलवाने में उन्हें मनीष के पास कुछ हार्ड कैश मिल गया, जैसा उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि 1.5-2 लाख रुपए कैश था जो नहीं मिला और हाथ में कई अंगूठियां थीं जो नहीं मिली पोस्टमार्टम के बाद भी। न उनके बारे में कोई बता रहा है, उनको कैश दिखाई पड़ गया, जितना भी रहा हो सकता है उन दोनों के पास भी 10-20 हज़ार रुपये रहे हों। उनके मन में लालच आ गई, सभी पुलिसकर्मियों को, चाहे वो इंस्पेक्टर हों चाहे उनके नीचे वाले हों। उनको ये लगा कि ऐसे ले जाएंगे तो अभी ये चीखेंगे चिल्लाएंगे, कल को शिकायत होगी, इनको धमका लो, और धमकाना शुरू किया। अकेले मनीष ने इसका विरोध किया, उसे ज़्यादा सबक सिखाने के उद्देश्य से उसको मारा पीटा। मारने पीटने में चोट ऐसी जगह लग गई जो उसके लिए फैटल हो गई। जब उसकी डेथ हो गई तो इंस्पेक्टर ने अधिकारियों को यही ब्रीफ किया कि साहब पलंग से गिर गए थे, चोट लग गई, कहीं ऐसी जगह चोट लग गई कि मर गया। इनिशियल स्टेटमेंट सब जगह यही है, आप भी चेक करेंगे आपको भी यही लगेगा। जब अखबार और लिखने लगे और टीवी दिखाने लगे तो पूछा गया होगा हेडक्वार्टर से, शासन के बड़े अधिकारियों में जिनके पास लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा है, कि क्या बात है। एसएसपी और डीएम से ही पूछा जाता है। एसएसपी ने बताया होगा, जो इंस्पेक्टर ने बताया वही उन्होंने बता दिया, क्योंकि पहली बार वो मौके पर अगले दिन 9 बजे गए थे। इंस्पेक्टर की कही हुई बात उन्होंने बता दी।
फिर 2-3 घंटे बाद जब वो ज़्यादा चलने लगा टीवी पे, फिर फ़ोन आया कि भाई तुम लोग तो बता रहे हो कि ये पलंग से गिर गया था, फिर ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है, और अगर ये गलत दिखाया जा रहा है तो आप इनको प्रॉपरली ब्रीफ करिए, जो फैक्ट्स हैं उनके सामने लाइए, ऐसे कैसे कोई गलत दिखा देगा। अब चूंकि ये लोग एक बार बता चुके थे और इंस्पेक्टर की बात को दोहरा चुके थे, अब उसके गुनाह को छिपाने में, उसको जो प्रेस लिख रही है या जो टीवी दिखा रहे हैं उसको झूठ साबित करने में पूरा सिस्टम लग गया। सच जानने की किसी ने कोशिश नहीं की। मेरा अनुमान है कि ऐसा ही हुआ होगा, और जब सच सामने आया तो बहुत देर हो चुकी थी, बहुत सी छालेदर हो चुकी थी। पूरा तंत्र एक इंस्पेक्टर के उस झूठ को कवर अप करने में लग गया और इंस्पेक्टर की झूठी बात पर विश्वास करता रहा। इंस्पेक्टर का इतिहास जो नेट पर है उपलब्ध है, अगर ये सही है कि ये उसके कैरियर की तीसरी घटना है किसी को इस तरह से अवैधानिक तरीके से मारने पीटने की, तो मुझे इसमें कोई शक नहीं कि सारा किया धरा उसी इंस्पेक्टर का है। इंस्पेक्टर और उसके मातहतों का, और बाकी लोगों ने सिर्फ उसको बचाने में इतनी बदनामी ओढ़ ली, और तमाम बातें सब राजनीतिक बातें हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे क्राइम के लिहाज से यही बात मेरी समझ में अब तक आ रही है। इसके अलावा न तो उनके परिजनों ने कहीं किसी पर शक व्यक्त किया, न कोई रंजिश व्यक्त की, कोई और बात हुई ही नहीं। एक झूठे आदमी के झूठ पर बिना सच जाने हुए इतना विश्वास करना, ये घातक हो गया उस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और जिसकी वजह से बहुत बेइज्जती भी हुई, बहुत बदनामी भी हुई। मेरा अपना अनुमान है कि घटना लगभग इसी के आसपास की होनी चाहिए। वृतिका कुटुश जी का आज जन्मदिन है। कल उन्होंने मैसेज किया था मुझे। मैं अपनी तरफ से और किस्सा गोई परिवार की तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मैंने जो आज ये बातें आपको बताई हैं, ये विवेचना की है, आशा है आप सहमत होंगे। नहीं सहमत हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। और दूसरा ये कि कल संडे है, कल मैं 9 बजे लाइव आऊँगा, ताकि आप लोगों की जो काफ़ी शंकाओं का मैंने समाधान किया है, लेकिन कुछ जो और शंकाएं हैं जो प्रोफेशन से रिलेटेड हैं। किसी ने पूछा है एसपी एसएसपी में क्या अंतर होता है, जिलों में कैसे उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे प्रमोट होके इससे क्या प्रमोट होके क्या बनते हैं। कुछ इस तरह की बहुत ढेर सारे सवाल हैं जिनका अगर कल वो सवाल मिलेंगे तो उनका समाधान करने की कोशिश करूँगा रात में 9 बजे मैं लाइव आके आपकी समस्या का समाधान कर सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।